पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन कब हुआ था? तो देखिए, सम्राट अशोक का हृदय जो है वो कलिंग युद्ध के बाद 261 ईसा पूर्व में हुआ था। देखिए, उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्दरित हो गया था। उन्होंने युद्ध क्रियाओं को हमेशा के लिए बंद लेने की प्रतिज्ञा कर लिया था, और जो धर्म विजय है उसका युग यहाँ पे प्रारंभ हुआ था। और कुछ बातें हैं, देखिए यहाँ पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट वार है, युद्ध है, उसको हमको याद रखना चाहिए। जैसे कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। तराइन का युद्ध कब हुआ? और 1192 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। प्लासी का प्रथम युद्ध 1757 में। प्लासी का द्वितीय युद्ध 1764 में। और हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी 1857। या ये तो हम जानते हैं, ये बड़ा एक विद्रोह था। आगे था कि द लॉ कमीशन ने क्या जारी रखने के लिए सलाह दी थी? तो देखिए, लॉ कमीशन के बारे में क्या जारी रखने की सलाह दी थी, इसका आंसर तो हमको नहीं मिल पाया, बट हम यहाँ पे आपको लॉ कमीशन के बारे में बताने की प्रयास करेंगे। देखिए, जो लॉ कमीशन है या विधि आयोग इसी को बोलते हैं, इसकी स्थापना सन 1955 में की गई थी। और विधि आयोग का जो नेतृत्व होता है वो एक रिटायर्ड जज करता है। ठीक है, विधि आयोग को सरकार आवश्यकता अनुसार नियुक्त करती है, और इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 साल लिए यहाँ पे इसका पुनर्गठन होता है। विधि आयोग का गठन कानून क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए किया जाता है, तो रिसर्च करने के लिए किया जाता है, और यहाँ पे कानूनी विशेषज्ञों से मिलकर के विधि आयोग का गठन होता है। ये सरकार को विचारार्थ विषयों के बारे में रिपोर्ट देती है। और अभी हम बात करेंगे तो भारत के 23वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो है वो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक होगा। देखिए, प्रथम अगर पूछे आपके कि फर्स्ट विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो शीतल वार्ड थे। आपको याद रखना है, शीतल वार्ड यहाँ पे इसके प्रथम अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच किस राज्य से संबंधित हैं? तो डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, पहली बात। दूसरी बात, इनको 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और तीसरी बात, और किसके लिए इनको सम्मानित किया गया था? क्योंकि ये कथक के यहाँ पे कथक के महान जो है इंसान थे। ठीक है, सॉरी, महान यहाँ पे आप बोल सकते हो, यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम। जो पुरुषोत्तम दधीच थे, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका जन्म उज्जैन के पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और ये कथक के क्या थे? कलाकार थे, सॉरी, कलाकार और शिक्षक थे। और इन्होंने नृत्य की पहली प्रामाणिक पाठ्य पुस्तक लिखी है। ठीक है, इसके लिए इनको क्या मिला था? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2020 में इसके लिए इनको भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न है। इनका गठन कब किया गया था? सन 1954 में किया गया था। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील लैगून झील है? तो सबसे पहले तो हम लैगून झील के बारे में बात करेंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी झील अगर समुद्र के किनारे या महासागर के किनारे है तो हम उसको लैगून झील बोलते हैं। सिंपल सी बात आप समझिए। ठीक है, तो लैगून झील क्या होती है? समुद्र या महासागर के किनारे पर जो बना होता है उथला क्षेत्र, मतलब जो गहरा नहीं है उसको उथला बोलते हैं, जो गहरा ना हो उसको उथला बोलते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लैगून बोलते हैं। भारत में कितनी लैगून झीलें हैं? तो अभी इस समय 17 लैगून झीलें यहाँ पे हैं। और एशिया की सबसे बड़ी खारे जल की लैगून और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून झील कौन सी है? तो वो चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा कुछ झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जो अष्टमुदी झील है, ये ब्रैकिश वाटर है, मतलब दूषित पानी की झील है, और ये केरल में है। चिल्का कहाँ पे है? उड़ीसा में है, हमने बताया सबसे। डल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, ये फ्रेश वाटर लेक है। हरिके कहाँ पे है? पंजाब में है। हुसैन सागर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। कोल्लेरू कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ये भी फ्रेश वाटर है। तो कोल्लेरू, हरिके, डल, हुसैन सागर और अष्टमुदी, ये सब फ्रेश वाटर है। और यहाँ पे अष्टमुदी और चिलिका जो है ये ब्रैकिश वाटर है। यहाँ पे लोकटक भी बहुत पूछा जाता है, फ्रेश वाटर है, मणिपुर में है। मोकामा बिहार में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पोंग डैम हिमाचल प्रदेश में है। पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में है। सांभर झील राजस्थान में है। वेम्बनाड केरल में है। और वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लेइंग टू वन किसकी पुस्तक? प्लेइंग टू वन, देखिए ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उसको हमको याद करना चाहिए। जैसे द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, गोल जो है वो ध्यानचंद्र का है, एट क्लोज ऑफ प्ले रिकी पोंटिंग का है, अनब्रेकेबल MC मैरी कॉम का है, प्लेइंग इट माई वे ये किसकी बुक है? सचिन तेंदुलकर की। उसके बाद ए शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड अभिनव बिंद्रा का है।
सिक्स मशीन, तो हमको सिक्स मशीन क्रिस गेल को बोलते हैं। एस अगेंस्ट ओट्स सानिया मिर्जा। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल, तो प्लेइंग टू विन किसकी है, ये है साइना नेहवाल की, हमको याद रखना है, साइना नेहवाल की बुक है ये। कुछ बुक्स और है जो कि इंपॉर्टेंट, केवल हम बात करेंगे अब यहाँ पे। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, क्रिकेट माई स्टाइल, कपिल देव आप याद रख लीजिए। उसके बाद मैं बात करूंगा सुनील गावस्कर की जो बुक है सनी डेज, आइडल्स, रन्स एंड रूल्स, ये याद रखिए। युवराज सिंह की भी पुस्तक पूछी जाती है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। इसके बाद शोएब अख्तर की किताब कंट्रोवर्शियली योर्स, हुसैन बोल्ट की फास्टर देन लाइटिंग माई स्टोरी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि आप सेन वान की किताब याद रखिए, बहुत पूछा जाता है, नो स्पिन माई ऑटोबायोग्राफी, मिताली राज का अनगार्डेड, ये सारी किताबें आपको। विश्वनाथन आनंद की भी पूछी जाती है, माइंड मास्टर, द मास्टर। आगे आते हैं, जो रामपुष्प सहस्वान घराने के संस्थापक कौन है। देखिए यहाँ पे कई सारे घराने होते हैं, जैसे पंडित भीमसेन जोशी एक किराना घराना के संस्थापक थे। पंडित रविशंकर मैहर घराना के संस्थापक थे। मेवाती घराना के संस्थापक पंडित जसराज थे। लखनऊ घराना के माधवी मुदगल थे। और बनारस के पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यहाँ पे थे। क्वेश्चन पूछा है रामपुर सहसवान, तो इसका आंसर है कि रामपुर सहसवान का के जो क्या थे वो, तो वो थे, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, कि इसके संस्थापक कौन थे, ठीक है। आगरा घराने के कौन थे, हाजी सुजान खां और उस्ताद घागे गुरा बख्श यहाँ पे थे, ठीक है। चलते हैं आगे। कह रहा है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत एक साल में कितने रुपए का लोन दिया जाता है। देखिए इसको बोलते हैं स्वनिधि, का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि योजना। स्ट्रीट वेंडर्स को, मतलब जो गलियों में ठेले वगैरह लगाते हैं, उनको किफायती ऋण देने के लिए शुरू किया गया था। माइक्रो क्रेडिट है। इस योजना के तहत 10,000 से 50,000 रुपए तक का वर्किंग कैपिटल, मतलब कार्यशील पूंजी, ऋण के रूप में दिया जाता है। और देखिए इस पर 7% ब्याज सब्सिडी भी मिलती है, ठीक है। अगर आप टाइम से जमा करते हैं तो 7% यहाँ पे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी देगी। एक साल के अंदर मासिक किस्तों को चुकाना होता है हमको। जल्दी चुकाने पर कोई जुर्माना नहीं लगता है। और जल्दी चुकाने पर क्रेडिट सीमा भी बढ़ जाएगी, मतलब जैसे आप 10,000 निकाल पा रहे हैं और आपने टाइम से चुका दिया, तो हो सकता है आपकी 20,000 सीमा कर दिया जाए, ठीक है। इस योजना के तहत डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हर महीने 100 रुपए तक का कैशबैक भी दिया जाता है। बीसीसीआई ने WPL नीलामी से कितनी कमाई की थी, तो यार ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत ऑकवर्ड सा लगा, कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। मैं यहाँ पे केवल ये बात कर लेता हूँ, अभी इंपॉर्टेंट बात आपको इसको बताइएगा। बीसीसीआई का पहले बात तो मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है मुंबई में, ठीक है। बीसीसीआई से अभी आईसीसी के नए अध्यक्ष बनने वाले हैं जैसा, आपको याद रखना है जैसा, ठीक है। WPL की बात करूंगा तो वुमेन्स प्रीमियर लीग, इस अब की बार कौन जीता था, इसको आरसीबी जीता था। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, और इसके कप्तान कौन थी, स्मृति मंधाना। ये सारे क्वेश्चन पूछ ले तब भी ठीक है, चलो यार। पहला इसका संस्करण कौन जीता था, मंधाना, ठीक है, फिर स्मृति मंधाना था पहला संस्करण इसका। मुंबई इंडियंस जीता था। इसके कप्तान कौन है, हरमनप्रीत कौर, ठीक है। आइए आगे, ठीक है। स्लैश एंड बर्न कृषि को उड़ीसा में क्या कहा जाता है, ठीक है। स्लैश एंड बर्न कृषि हम जानते हैं, ज़्यादातर ये नॉर्थ ईस्ट में ये खेती की जाती है, लेकिन जो है इसमें क्या होता है कि हम कुछ दिनों तक खेती करते हैं जैसे, और कुछ दिन बाद यहाँ से हट करके इसको जला करके हम आगे चले जाते हैं, कहीं दूसरी जगह यहाँ पे खेती करते हैं। इसको बोलते हैं स्लैश, मतलब हटाना, उसके बाद वहाँ पे खेती करना जला करके। ये देखिए झूमिंग, इसको कहाँ कहाँ बोलते हैं, इसको देखिए हिंदी में कर्तन कृषि भी बोलते हैं, कर्तन, ठीक है, हिंदी में। झूमिंग कहाँ कहाँ बोलते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। पमालो मणिपुर में बोलते हैं। दीपा बस्तर छत्तीसगढ़ में और अंडमान निकोबार में बोलते हैं। बीवर या दहिया मध्य प्रदेश में बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में पोडू बोलते हैं। उड़ीसा में पेम्बा, डाबी, कोमन या ब्रिंगा बोलते हैं। वेस्टर्न घाट में इसको कुमारा बोलते हैं। साउथ ईस्टर्न राजस्थान में इसको वलरे या वल्ट्रे बोलते हैं। हिमालय बेल्ट में इसको खी बोलते हैं। आगे, डप्पू नृत्य किस राज्य का नृत्य है। देखिए यहाँ पे कुछ नृत्य हैं, आपको याद रखना है। जैसे आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, विलासिनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम, यहाँ पे कोलट्टम एंड बुट्टा बोम्मालू, गल्लू, लंबाड़ी, ये सब इम्पोर्टेंट है। असम में बिहू, बिचुआ, नट पूजा, महारास, काली गोपाल, बुगरुम्बा, खेल गोपाल, झुमरा, ये सब इम्पोर्टेंट डांस यहाँ पे। बिहार के जट जतिन, बुखो बखाइन, पनवरिया, विदेशिया, ये सारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं। कुछ और भी गुजरात में जैसे गरबा, डांडिया रास, तिप्पानी, भवाई,
ये सब। हरियाणा में झूमर, फाग, धमाल, दूर, गुग्गा, खोर, गगोर। हिमाचल प्रदेश में आपको याद रखना है धामन और महासू। जम्मू कश्मीर में आपको राउफ तो याद रख लेना है पक्का। उसके बाद कुर्ज, डांडी नाच और दमाली। कर्नाटक में यक्षगान बहुत बार पूछा गया है। सुग्गी, कुनीता भी पूछा जाता है, लाम्बी। केरल में कथकली जो कि क्लासिकल डांस है, ओट्टम, थुल्लल, मोहिनीअट्टम एंड कैकुट्टिकल। ठीक है, तो केरल में अगर लास्ट में अट्टम आता है तब आप समझ जाइए कि यहाँ पे केरल का ही डांस होगा वो। महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्य मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन ने करवाया था। नरसिंह वर्मन ने करवाया था। ठीक है, देखिए बृहदेश्वरा टेम्पल जो है ये तंजौर में है। तंजौर कहाँ पे? तमिलनाडु में है और इसको चोल वंश ने बनवाया था। जगन्नाथ टेम्पल पुरी में उड़ीसा में, इसको गंगा रूलर ने बनवाया था। देवगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में गुप्त रूलर ने बनवाया था। कैलाश टेम्पल महाराष्ट्र में राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। दिलवारा टेम्पल राजस्थान में है, माउंट आबू में सोलंकी रूलर बनवाए थे। कैलाशनाथ टेम्पल तमिलनाडु में है, पल्लव रूलर बनवाए थे। कुछ और भी है, दिलवारा हो गया, ये हो गया है। गोविंदा टेम्पल राजा मान सिंह बनवाए थे, उत्तर प्रदेश में है। हजारा स्वामी टेम्पल कर्नाटक में है, तुर्वा डायनेस्टी। कामाख्या टेम्पल असम में है, कोच डायनेस्टी ने बनवाया था। काली टेम्पल वेस्ट बंगाल में है एंड राजा बसंत राय ने बनवाया था। नरेगा अधिनियम कब आया था? तो नरेगा अधिनियम हम जानते हैं 2005 में आया था और 2009 में इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया था, मनरेगा इसका नाम कर दिया था। इसमें 100 दिनों की हमको क्या मिलती है? रोजगार मिलती है, गारंटेड। कुछ प्रोविजन से मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, 100 दिनों के यहाँ पे हमको रोजगार मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि 1/3 जो एम्प्लॉय होने चाहिए वो वुमेन होनी चाहिए। मतलब अगर 3 लोग काम कर रहे हैं मनरेगा में तो हर 3 में से एक यहाँ पे महिलाओं को यहाँ पे रोजगार मिलना चाहिए। मिनिमम वेज रेट फिक्स है यहाँ पे, नो अपर लिमिट है। ठीक है, ये सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सिकरी नाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिकरी नाई महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। सिकरी नाई महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, नागालैंड में अभी मुख्यमंत्री कोनराड संगमा आपको याद रखना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, जैसे ब्रह्मोत्सव आंध्र प्रदेश में, लोसार फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, असम में बुहाग बिशु, बिहार में छठ पूजा, छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा, गोवा में कार्निवाल, गुजरात में जन्माष्टमी, हरियाणा में गुग्गा नवमी, हिमाचल में गोची फेस्टिवल, झारखंड में करम फेस्टिवल, कर्नाटक में उगाड़ी फेस्टिवल और केरल में ओणम तो बहुत ही फेमस है, हमको पता ही पहले से हम जानते हैं, केरल में बहुत पूछा जाता है। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? तो सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ हैं जिनमें दिशा तो हो ही, जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, कुछ वैल्यू होती है, उसको हम सदिश राशियाँ बोलते हैं। जैसे विस्थापन, बल, टार्क, वेग, त्वरण, ये सब सदिश राशियाँ, मतलब परिमाण और दिशा दोनों हों। तो ये रहे यहाँ पे क्वेश्चंस जो कि पूछे गए थे। आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ ताकि हम और भी वीडियो तरीके से लेके आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।